Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial analysis. Today at the 28th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu. तो आज है 28 अगस्त 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल की। तो इसमें जो एडिटोरियल हैं, पहला एडिटोरियल है हिमालयन ब्लंडर्स दैट आर रिवेजिंग द हिमालय। तो इसमें एक्चुअल में देखा जाए जो हिमालय पर हम देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपदा आ रही है हर साल। जैसे मानसून सीजन आता है या मानसून सीजन न होने पर भी, जैसे चमोली में हुआ, चाहे जोशीमठ में हुआ एट्सेट्रा, जो ब्लंडर स्थिति देखने को मिल रही है। इसमें इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जो इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था वो किया नहीं गया और प्रॉपर जो है मंजूरी न ले जाने की वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आइए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या मेनली डिस्कस किया गया है। अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है मेनली प्रेजेंट टाइम के जो क्राइसिस है उसी को ध्यान में रख कर के ये चीज़ कही गई। इसके जो राइटर हैं मल्लिका भनोट हैं। देखा जाए जो हिमालय है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके क्रम में एक राइटर ने, एक पोएट ने लिखा है, इन ए थाउजेंड्स एजेज ऑफ द गॉड्स आई कुड नॉट टेल यू ऑफ द ग्लोरी ऑफ द हिमालय। तो अगर हज़ारों साल मिले भगवान उन्हें दें तो भी जो है भगवान से कोई ये नहीं तुलना कर सकता है कि उसकी ग्लोरी कितनी है। इस क्रम में देखा जाए तो जो हिमालय है वो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसको जो वैली का पोर्शन है वो एक बैरन की तरह बन चुका है। वहाँ का जो हिली रीजन है जहाँ पर लोग बसती है वो बहुत ही ज़्यादा स्थिति बुरी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर लगातार इन्वायरमेंट का डिप्रेडिएशन हो रहा है। वहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट इतने भयानक हो चुके हैं कि लोगों को जो है लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेजिडी लोगों को सहने पड़ रहे हैं। कभी जो है वहाँ पर रिपीटेड जो है ब्रिज टूट रहे हैं, कभी रोड और बिल्डिंग जो है नदी बहा ले जा रही है, कभी हिल स्टेशन जो है बह जा रहे हैं। तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दोनों में स्थिति ऐसी दिख रही है। और एक तरीके से देखा जाए जो डेवलपमेंट की बात की जाती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसको इपिटोमाइज किया जाए, फ्लैट डेवलपमेंट की बात कीजिए, वो झूठा और दिखावे का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जो पैराडाइम दिख रहा है इसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है वो एक्चुअल में इको फ्रेगाइल रीजन में हो रही है। तो इको फ्रेगाइल रीजन में होने की वजह से क्या रहा है, वहाँ पर बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो है चमोली में लैंडस्लाइड हुए, जोशीमठ में जो है ज़मीन धंस गई, लोगों के घर धंस गए, और जो है चंबा में रोड ही धंस जा रही है। तो इस तरीके के जो एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा कारण दिया जाता है कि जो एनटीपीसी का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ वहाँ जो एक 4 धाम रूट प्रोजेक्ट बनाया गया है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हमेशा से चलती रहती हैं कि उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं गया है, या इन्वायरमेंट की परमिशन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन ली ही नहीं गई है। इसलिए देखा जाता है कि किसी भी समय में ऑल वेदर 365 डे में हमेशा जो देवभूमि है, लैंड ऑफ गॉड है, वहाँ पर मृत्यु लोगों की हो रही है। तो रोड प्रोजेक्ट बाईपासिंग द रूल, तो इसमें मेन चर्चा यही की गई कि जो कोई भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें रूल को ही बाईपास कर दे रहे हैं। इस क्रम में देखा जाए तो जो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना थी 2016 में आई थी, एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जिसमें 900 किलोमीटर लंबी रोड और बनानी थी, जिसमें डबल लेन होगा और उसमें जो साथ साथ पेविंग शोल्डर भी होगा, फुटपाथ की तरह होगा, जिसकी कुल चौड़ाई 12 मीटर 12 मीटर रखे जाने की बात की गई थी गढ़वाल रीजन में, और थोड़ा सा जो है 60 कर देंगे कुमायूं के रीजन में। तो इस तरीके से देखा जाए इस प्रोजेक्ट में जो है लाखों पेड़ कट गए और बहुत सारी जंगल की ज़मीनें उसमें चली गई, कुछ व्यक्ति भी मर गए और बहुत सारे जानवर मर गए या उनको विस्थापित होना पड़ा। तो ये देखा जाए साथ ही साथ यहाँ की जो टॉप सॉइल थी वो फ्रेगाइल थी, उसके भी पर बहुत बड़ा खतरा आया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के जो है को लिए जो है जो नीड थी उसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। इसके पीछे का जो रीजन दिया गया है परमिशन नहीं लेना पड़े, इसके लिए एक टेक्निक अप्लाई की गई कि बाय लॉ ए प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर नीड्स इन्वायरमेंट क्लियरेंस। अब कोई भी रोड अगर हम बना रहे हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसी के लिए हमें इन्वायरमेंट जो है क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो इसमें क्या किया गया, उस लॉ को बाईपास करने के लिए एक टेक्निक लोगों ने अपनाया। ये जो मैसिव प्रोजेक्ट है उसको 53 स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया। यानी जैसे कि कहा कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले का प्रोजेक्ट अलग नाम से होगा, दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले, अगर कोई बड़ा ज़िला है जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया कवर करता है बाई रोड, उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। कुल 53 स्मॉल
पोर्शन में बांट दिया गया, जो कि कुल ही सभी प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर से कम थे। इस तरीके से उनको जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और पूरा 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया। इस तरीके से देखा जाए तो जो नेचर है, जो चार धाम परियोजना है, उसमें जो है सभी इलाके आ गए। उसके इम्पैक्ट में सिर्फ एक पोर्शन बच गया, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ये क्यों बच गया? क्योंकि इको सेंसिटिव जोन ऑलरेडी ये घोषित हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, इसलिए ये बच गया। और वहाँ पर ही जो गंगा नदी की नेचुरल फ्लो है वही देखने को मिलती है, अदरवाइज जो कि अन्य जगह नहीं मिलती है। ये जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, इसे 2012 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से अनाउंस किया गया था और ये करीब 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि चारधाम परियोजना द्वारा टच नहीं होता। इसके पीछे का कारण है कि अगर उसमें कोई ऐसा एक रिक्वायरमेंट आती है तो जोनल मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा और उसमें डिटेल्ड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वहाँ से परमिशन मिलेगी। इस मैंडेटरी प्रोविज़न की वजह से जो है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, ये चारधाम परियोजना वहाँ से नहीं गई और वो इलाका बच गया। तो इस आर्टिकल के द्वारा कहा गया कि जो चारधाम परियोजना है एक्चुअल में उसके वजह से बहुत सारे देवदार के पौधे, कई किलोमीटर के जो प्रिस्टाइन फ्रेगाइल माउंटेन स्लोप हैं जो कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव डेंजर की सिचुएशन में फील कर रहे हैं। अगर देखा जाए अनआंसर्ड क्वेश्चन वायलेशन, इसके बारे में कहा गया है कि एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो खुद अपने नोटिफिकेशन के अनुसार काम नहीं कर रही है और उसमें जो चैलेंजेस क्रिएट हो रही है वो उसके वजह से ही क्रिएट हो रही है और वो अपने ही जो है गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसे ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिस चैलेंजेस अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ हिल स्लोप एंड प्रोग्रेसिव डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द रोड अलाइनमेंट एंड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में जो डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है उसके पीछे इन्हीं का कारण है। इस क्रम में जो देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था उसमें जस्टिस आर नरीमन ने जो है मिनिस्ट्री जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसे खुद रिप्राइमेंड किया, डांटा था कि जो अपने ही नोटिफिकेशन को तो कम से कम इम्प्लीमेंट करो, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने सलाह दिया था सितंबर 2020 में। लेकिन बाद में इसे गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी का बात कहा, यानी जब शुरू में बना चारधाम प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट ने इसको केवल कहा था टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परंतु बाद में सरकार ने कहा कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एक्चुअल में ये बात तब सामने आई है क्योंकि पहले ऐसा तो ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही था, लेकिन जब 2020 के अप्रैल में चाइना ने जो है हमारे ऊपर लद्दाख में अंदर आ गए, क्लैश हुआ, उसके बाद से गवर्नमेंट को सोचना पड़ा क्योंकि चाइना ने तिब्बत के साइड में भारत के बॉर्डर पर बहुत सारे रोड बना लिए हैं, हेलीकॉप्टर को उतरने के हेलीपैड बना लिए हैं, लेकिन भारत के पास ऐसी व्यवस्था नहीं, वहाँ आज भी जो है रोड प्रॉपर नहीं थे। तो सरकार ने इसको प्रोजेक्ट को तुरंत बदल दिया, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए बदल दिया और कहा कि अब इसको जो है हमारे पास टूरिज्म और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग नहीं होगा, ये आर्मी के लिए मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सरकार ने इसको नेशनल सिक्योरिटी की बात कह दी। इस तरीके से जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन बात को नेशनल स्ट्रेटजी के रूप में रखा तो सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2021 में उन्होंने क्या कि सरकार को परमिशन दे दिया कि सरकार जैसा चाहे इस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से काम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस तरीके से कोर्ट की तरफ से सरकार को जो है परमिशन मिल गई। व्हाई डिड द डिफेंस मिनिस्ट्री विच वांटेड ए 2 लेन 7 मीटर विड्थ रोड इन द फर्स्ट प्लेस चेंजेज इट्स रिक्वायरमेंट टू वन ऑफ द DLPS रोड विड्थ स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन ये बढ़ता है कि पहले सरकार ने उसको जो है नेशनल स्ट्रेटजी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो नहीं कहा, लेकिन बाद में जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिक आ गया। तो फिर अब ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट हो गए कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसे 2 लेन 7 मीटर की रोड चाहिए थी पहले, लेकिन उसने अपने रिक्वायरमेंट को फिर क्यों चेंज कर दिया कि डबल लेन पेव्ड जो उसको मिलने चाहिए। इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से ही कहा गया है कि जो चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है वो एक्चुअल में जो है फास्टर मूवमेंट व्हीकल के लिए की गई थी, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट जो है उसको स्ट्रेटजिक तरीके से चेंज करके एक नया इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि नुकसान ही हो रहे हैं। अगर मानसून से पहले की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा गया है
कि गवर्नमेंट एक्चुअल में सरकारें जो है इसमें ध्यान नहीं दे रही हैं। मानसून आने से पहले सरकार ने जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो चारधाम हमारे हैं चारधाम, वहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी है गंगोत्री श्राइन में, उनकी संख्या ही बढ़ा दी गई और ये जो है 9,000 पैसेंजर तक बढ़ा दी गई बद्रीनाथ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन रीजन में। और एक दिन में 900 जो है यात्री श्रद्धालु जा सकते हैं, नोटिफिकेशन माध्यम से बढ़ाया गया। लेकिन आर्टिकल का कहना है कि इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लोगों की पानी की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी और बहुत सारी अन्य चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि ट्रैफिक बढ़ेगा और लोगों के लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। जैसा कि हमको देखने को भी मिला है कि ओवर बर्डनड हमको मिल रहा है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जो है क्रॉस कर गई है और साइंटिफिक रेशनले को इग्नोर किया गया है। तो इस तरीके से जो कैरिंग कैपेसिटी जो है ओवरलोड हो गई है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। परंतु जब आपदा आया है प्रकृति द्वारा, तो अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है फिर से रीअसेसमेंट की बात कर रही हैं। तो वहाँ पर जो है असेसमेंट किया जाएगा कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो इस क्रम में देखा जाए कि जो है एक जो भी क्षेत्र हैं, जैसे जोशीमठ है, मसूरी है, धौनतौली है, इन सब में जो एक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट का असेसमेंट किया जाए, सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ना रखा जाए और वन साइज फिट ऑल अप्रोच को ना अपनाया जाए कि एक ही जो है टेक्निक हर जगह अप्लाई होगी। सेविंग द गंगोत्री नीड फॉर रेगुलेशन। अब गंगोत्री ग्लेशियर, जब हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो सबसे बड़ी बात ये गंगोत्री ग्लेशियर को ही तो सेव कर लीजिए, क्योंकि वो रिट्रीट हो रहा है, वो हमेशा गल करके पीछे जा रहा है, तो उसको रिजुविनेशन करने की आवश्यकता है। अदरवाइज वो ग्लेशियर ही जब गल जाएगा तो फिर गंगा के जो पानी का स्रोत है वो ही समाप्त हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे का कारण ये बताएगा, जो वेहिकुलर मूवमेंट है, जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, जो धुआं छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन, वही ब्लैक कार्बन एक्चुअल में जाकर ग्लेशियर पर चिपक जाता है। अब ब्लैक कार्बन की खास बात है कि वो जो है बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फिर वो इमिट करता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है, जो कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है। फाइनली जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंफ्रारेड का मतलब ये है कि हीट एनर्जी, तो इंफ्रारेड की वजह से हीट एनर्जी बढ़ती है तो ग्लेशियर गल जाते हैं। तो कार्बन जो प्लस सूट हैं, ये जो ब्लैक कार्बन है डिपॉजिट हो रहे हैं, ये बहुत बड़े खतरे हैं। और ये कहाँ से आ रही हैं? इंडस्ट्री से आ रही हैं और मेनली जो वेहिकुलर मूवमेंट है, बहुत सारी गाड़ियाँ का आवाजाही हो रही है, इस वजह से हो रही है। इसलिए वहाँ पर हमें इस बात को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाए, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट न कराया जाए, अदरवाइज ग्लेशियर मेल्ट होंगे और फाइनली हिमालय एक फ्रेगाइल रीजन है और भी ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो जो ग्रिड है लोगों का, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक तरीके से पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक या रियल इस्टेट सेक्टर एक्चुअल में इसमें इन्वॉल्व है, उनका जो ग्रिड है वो एक पूरी तरीके से इस इकोसिस्टम को धाराशाही कर देगा। और जो इन्वायरमेंट असेसमेंट अगर नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट के काम होंगे, परंतु अगले ही सीजन में क्या होगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हो चाहे अन्य लोगों का प्रोजेक्ट हो, वही प्रोजेक्ट ही ध्वस्त हो जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके इस आर्टिकल का अंतिम शब्द, एक शब्द में अगर समरी देना हो तो रेगुलेशन। हर चीज़ का वहाँ पर जो रेगुलेशन करना होगा, जो भी उसका एक ही सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन टू ऑल द क्रोनिक एंड एक्यूट प्रॉब्लम दैट द हेल्थ इज रेगुलेशन। तो वहाँ पर रेगुलेशन की आवश्यकता है। अगर रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो वहाँ पर जो है हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके लिए एक बात और ध्यान देना चाहिए कि जो रोड की चौड़ाई है उसे अगर थोड़ा सा हम कम कर दें और उससे वजह से अगर हमारी प्रकृति का कंजर्वेशन हो जाए तो भी ध्यान रखना चाहिए और गंगा का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर रोड के थोड़ा कम करने से काम बन जाए तो हमें इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया परेशान है। और इस तरीके से देखा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि नो डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन्ड इफ इट एंड्स अप डिस्ट्रॉइंग द मेन लाइफ लाइन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड फ्यूचर जनरेशन। तो जो पीपल हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका अगर मेन लाइफ लाइन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेवलपमेंट कितना भी होगा वो कम्प्लीटली दिखेगा नहीं और फाइनली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रेन आर नॉट क्रिमिनल्स। तो इस आर्टिकल को देखा जाए तो इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस ये बात किया गया है कि जो रोहिंग्या हैं एक्चुअली म्यांमार से आए हैं और कुल 6 साल हो गए उनके जो वहाँ से भागे हुए। अब 6 सालों में यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे रोहिंग्या जहाँ पर आए हैं बस गए हैं और उनको जो है कोई राइट नहीं है। भारत ने जो है एक सिग्नेटरी है जो 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन की सिग्नेटरी यूनाइटेड नेशन की, भारत ने उसे जो है रेटिफाई भी नहीं किया है, सिग्नेचर भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी भारत बहुत सारे रोहिंग्या हैं, उनके पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन
जो है उसके द्वारा कार्ड भी इशू कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये रिप्रेजेंट की जा रही है कि जो चिल्ड्रेन हैं वो क्रिमिनल नहीं हैं, उनके साथ एक रिफ्यूजी की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्रिमिनल्स की तरह नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो इन्फेंट हैं। तो इस आर्टिकल को इसी से शुरू किया गया है कि कश्मीर में एक 4 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसके पीछे का कारण एक्चुअल कुछ नहीं पता है किसी को जुलाई महीने में, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले दागे थे और उसी वजह से शायद उस बच्चे की मृत्यु हो गई हो, ऐसा कारण दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट दिस पीपल आर नॉट प्रिजनर आर क्रिमिनल हु आर केप्ट इन जेल लाइक कंडीशन। तो प्रिजनर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, फिर भी उनको जेल जैसी परिस्थितियों में क्यों रहना पड़ रहा है, और एक्चुअली म्यांमार में उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है किसी देश के रिसोर्स का प्रयोग कितना हद तक कोई दूसरा देश व्यक्ति कर सकता है। जब अपने ही देशों में लोगों को वोट डालना होता है, सरकार की बात आती है, राइट्स की बात आती है, तो लोग पैसे लेकर के काम करते हैं, जाति धर्म के नाम पे काम करते हैं, और फाइनली जब वहाँ से उनका प्रोसिक्यूशन होता है तो भारत में भाग के आते हैं। और ये एक समस्या भारत के लोगों के लिए भी, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। तो जब दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में भी लोग बाहर से आएंगे, म्यांमार से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव तो फ्यूचर में डूब जाएगा। तो वहाँ मालदीव वाले तो तैयारी अभी से कर रखे हैं कि हम पूरी तरीके से भारत में ही सेटल हो जाएंगे। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या को बढ़ाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो 6 साल हुए, 25 अगस्त को वहाँ से एक्चुअल में आर्मी ने प्रोसिक्यूशन शुरू किया था, और जो वहाँ पर जो मेन एट्रोसिटीज हुई थी रोहिंग्या के खिलाफ, रखाइन स्टेट है म्यांमार में, वहाँ से, और कुल 2017 से 7,70,000 रोहिंग्या भागे हैं, जिसमें से करीब करीब 20,000 भारत में। ये डाटा चेंज होता है, ये मैनिपुलेटेड डाटा है। कभी 40,000 कहा जाता है, कभी 40 लाख कहा जाता है, कभी जो है आज 20,000 कहा जा रहा है। तो इसमें एक्चुअल में गवर्नमेंट न डाटा देती है, न किसी को कुछ पता है। तो जो ये भागे हुए लोग हैं वहाँ से, उनमें से अधिकांश के पास UNHCR के तरह से उन्हें एक वैलिड आई कार्ड भी दिए गए हैं, लेकिन कि जो एक रिफ्यूज को तलाश में है। लेकिन एक समस्या यह है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन जो है 1951 में बना था रिफ्यूजी के लिए, उसे साइन नहीं किया है। हम किसी रिफ्यूजी को देश में कंसिडर रिफ्यूजी नहीं करते हैं, हम उन्हें एक इलीगल माइग्रेंट ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का कोई कानून नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो चिल्ड्रेन हैं उनको जो है प्रिजनर या डिटेंशन की में क्यों रखा जाए, उनके साथ जो है कंडीशन ऐसी क्यों है, काफ़ी ज़्यादा वो वल्नरेबल हैं, और साथ ही साथ उनके लिए ये भी समस्या है कि वो जो है एथनिक क्लैश के शिकार हो सकते हैं। तो जो डिटेंशन की बात की जाए तो भारत ने तो सिग्नेटरी नहीं किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भारत इस मामले को हैंडल करता है वो है फॉरेनर, अंडर द फॉरेनर, उन्हें फॉरेनर कंसिडर किया जाता है, इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाता है। फॉरेनर एक्ट 1946, फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत उन्हें फॉरेनर ही कंसिडर करेंगे, और अगर वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के देश में घुस गए हैं, बिना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दिए वीज़ा बनवाए, तो उन्हें हम इलीगल माइग्रेंट ही कंसिडर करेंगे। इस तरीके से देखा जाए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC है, आर्टिकल 6 है, वो क्या कहता है, एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनहेरेंट राइट टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो सभी बच्चों का ये राइट है कि उनकी ज़िंदगी का सर्वाइवल करने का और डेवलपमेंट करने का अधिकार होना चाहिए। भारत का आर्टिकल 21 भी कहता है कि जो भारत का संविधान है अनुच्छेद 21 कहता है कि हर बच्चे को ये अधिकार मिलता है, जीवन का अधिकार है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक न हो। तो इस तरह देखा जाए उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके से बच्चों के जो है राइट्स हैं उन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में कहा गया है। लेकिन इसमें पूरा फोकस बच्चों पर रखा गया है, लेकिन साथ में ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे अकेले नहीं आए हैं, बच्चों के साथ जो लोग हैं उनको, वो जहाँ रहेंगे वहीं तो बच्चे रहेंगे। तो अगर वो लोग डिटेंशन कैंप में हैं तो बच्चे को हम बाहर तो नहीं रख सकते। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिसको इंडिया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 के तहत कुछ बच्चों को जो है रखा भी गया है किनारे, कुछ लोगों को, कि जिससे कन्फ्लिक्ट से बचा जाए। फॉलोइंग गाइडलाइन की बात की जाए तो जो सभी ऑल द अदर रोहिंग्या द अथॉरिटीज शुड फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनल गाइडलाइन 2011 ऑन द डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजी। तो भारत में 2011 में कानून बना है, उसमें कहा गया है कि जब किसी रिफ्यूजी को डिटेंशन किया जाएगा, उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी गाइडलाइन को रोहिंग्या पर भी अप्लाई करनी चाहिए।
और उसमें ये कहा गया है कि सभी रोहिंग्याओं को जो है उन्हें 6 महीने में डिटेंशन कैंप से रिलीज़ किया जाएगा, उनको बायोमेट्रिक डिटेल लिए जाएंगे और उनको जो है एक लोकल सिक्योरिटी के साथ गुड बिहेवियर अगर उनका है और साथ ही साथ अगर हर महीने पुलिस को इन्फॉर्म करने रिपोर्ट करने की कंडीशन देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने जो है एक इंडिया शुड वर्क विद द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के साथ जो ह्यूमन राइट को देखते हैं उनके साथ जो है कंसल्ट करना चाहिए और एक ओम्बुड्समैन की बात बनाने की बात की जा रही है। लेकिन ओम्बुड्समैन की अगर बनाया जाएगा तो फिर वहाँ पर एक कानूनी मामला क्रिएट होगा, चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं हम सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी से रिलेटेड किसी कन्वेंशन के, इसलिए अगर हम ओम्बुड्समैन बनाते हैं तो फिर ये सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, इसे शायद सरकार इससे बचती है। लेकिन आर्टिकल में कहा गया कि इससे जो है सरकार इन्वेस्टिगेशन के एक ओम्बुड्समैन बना करके उसको इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और जितने भी सेंटर डिटेंशन सेंटर इंडिया में हैं। तो ये है इस आर्टिकल का मेन पर्पज़ जो बच्चों को चाइल्ड सेविंग की बात करता है। अब इसके बाद है हमारे पास एक आर्टिकल जो छोटे वाले आर्टिकल हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन से संबंधित है। देखा जाए टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, तो बातचीत करने के लिए भी बातचीत की जा रही है। जैसा कि हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के जोहान्सबर्ग में मिले हैं और वहाँ पर ये चीज़ आई है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वाट्रा हैं उन्होंने कहा है कि जो है ऐसी कुछ बातचीत हुई है और आगे कहा गया है कि अंडरलाइन दैट द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया एंड ऑब्जर्विंग द रिस्पेक्टिंग द LAC आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो उसमें कहा गया है कि हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको जो है हम मेंटेन करना चाहते हैं और बॉर्डर पर, जिससे कि शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने तो ये बात कह दिया, लेकिन जो चाइनीज़ मीडिया है वो कुछ और कह रही है, साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है। तो चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसा जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया, ऐसा चाइनीज मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं कहा है और उन्होंने बस यही कहा है चाइनीज ने शुड बियर इन माइंड द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ टाइज एंड हैंडल प्रॉपरली द बॉर्डर इशू। तो चाइनीज मीडिया का कहना है कि चाइना यह चाहता है कि वहाँ पर जो है सभी इशू को, सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और सभी बॉर्डर इशू को एक साथ हैंडल किए जाने की ज़रूरत है। इट वॉज चाइना दैट हैड रिक्वेस्टेड ए मोर स्ट्रक्चरल बायलैटरल मीटिंग विच इंडिया हैड टर्न डाउन। तो इसमें भी कहा गया है कि चाइना ने स्ट्रक्चर्ड वे में रिक्वेस्ट किया है कि बातचीत हो, लेकिन भारत ने उसे मना कर दिया जाए। अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के में जो ये बातचीत चली है, लेकिन जो LAC की क्राइसिस है 2020 में भी ये चल रही थी, 2020 में चला था, तो साउथ अफ्रीका में तब भी जो है बातचीत हुई थी। लेकिन अब जो है उसके बाद देखा जाए एक्चुअली में 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चाइना के प्रेसिडेंट ने कभी बातचीत नहीं की। लेकिन G20 की जो समिट हुई 2022 में नवंबर में इंडोनेशिया में, वहाँ पर पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, परंतु बाद में सरकार ने बताया कि वहाँ पर कुछ साइडलाइन में थोड़ी सी बातचीत हुई गई थी और बॉर्डर इशू को सॉल्व करने की बातचीत कही गई थी कि वहाँ पर जो है हम डायलॉग के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि जो डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, इन्हीं माध्यम से बातचीत को सुलझाया जा सकता है। इसके पहले भी हम जानते हैं जब डोकलाम का समस्या हुआ था तो भी जो है जर्मनी में जब G20 की मीटिंग हुई थी तब जाकर के भारत के प्राइम मिनिस्टर और जो है चाइना के प्रेसिडेंट ने बातचीत किया था और फिर जाकर के उस कॉन्फ्लिक्ट को शांत किया गया था। फिर इसी तरीके से G20 की मीटिंग जोहान्सबर्ग में हुई है, अब यहाँ पर भी ये बातचीत हुई है और कहा गया है कि आगे हम बातचीत और करेंगे, उस मामले को सॉल्व करेंगे। इस क्रम को देखा जाए तो जोहान्सबर्ग में जो है ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ है बातचीत और अब जो है हम G20 की मीटिंग भारत में हो रही 8-9 सितंबर को और शी जिनपिंग को आने की उम्मीद है, तो शायद जो है फिर हम साइडलाइन में बायलैटरल टॉक भी हो सके और जो टॉकिंग फॉर द टॉक जो है टॉपिक है कि बातचीत करने के लिए बातचीत किया जाएगा, तो शायद G20 की मीटिंग में संभव हो और फिर हमारे जो बॉर्डर इशू हैं उस पर कुछ हल निकालने की कोशिश किया जा सके। तो ये था आज का अखबार। एन इवेंट चांस, ये जो है हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, ये विदेशी खिलाड़ियों से रिलेटेड है। तो वहाँ पर स्पोर्ट ने हमने अपने लिए जो इम्पोर्टेंट था नीरज चोपड़ा का देख लिया। तो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल एनालिसिस में बस आज इतना ही।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, और साथ ही साथ आप भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।